हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो और वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो जैसे आप कंफर्म करेंगे, जितने स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं क्विकली स्टार्ट कर पाऊंगा पीपीबी की इस क्लास को। तो कर दीजिए कंफर्म क्विकली। योर ऑडियो, योर वीडियो इज ओके, इट्स एक्सेसिबल टू यू। यस कर दीजिए कंफर्म। योर ऑडियो, योर वीडियो इज ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन, ताकि हम डिस्कशन को शुरू करें। आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करना शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा टाइटल में आप देख रहे हैं, तो ये हमारा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। प्रीवियसली ये हमारे लीगल पेपर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि लीगल पेपर को डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो इस एक्ट को पार्ट बना दिया है पीपीबी का। और ये मॉड्यूल 1 के अंदर चैप्टर नंबर 21 है। और सीआईबी के अंदर भी आपको सेम एक्ट मिलेगा। वहां पे आपको ये बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ उस पेपर का पार्ट के तौर के ऊपर मिलेगा। सो फॉर सीआईबी सेम लेसन हमें अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ BRBL चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं इसको। इस एक्ट का बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फॉर प्रैक्टिकल regime फॉर सिटीजन्स टू गेट इंफॉर्मेशन अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। किस चीज का प्रोविजन करना? एक प्रैक्टिकल regime होना चाहिए जिसमें सिटीजन्स इंफॉर्मेशन ले सकें। किनसे? पब्लिक अथॉरिटीज के कंट्रोल में जो इंफॉर्मेशन है। तो पर्पस है टू एनेबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हाँ, यहाँ पे ये भी बात है कि इट इज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट फॉरेन सिटीजन्स। So they can get information which is under control of public authorities. और ओवरऑल उससे क्या बेनिफिट होगा? करप्शन को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, तो उनको अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब इसके दो इंपॉर्टेंट पर्पस हो गए। टू गेट इंफॉर्मेशन अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, एंड सेकेंडली करप्शन को कंटेन करना, रिस्ट्रिक्ट करना, कम करना। और तीसरा, गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बनाना। सो दो नहीं, इसके 3 मेन पर्पसेस हो गए, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गए। On coming into force of this act, Freedom of Information Act 2002 has been repealed. इससे पहले हमारे पास एक्ट था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आने के बाद उस एक्ट को रिपील कर दिया गया। सो रिपील कर दिया गया मीन्स उसके जो प्रोविजंस हैं उनको खत्म कर दिया गया। अब प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस एक्ट के प्रोविजंस को इस एक्ट ने रिपील किया,
तो उस एक्ट का नाम है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। आरटीआई एक्ट, जिसको शॉर्ट में हम आरटीआई कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को, आरटीआई एक्ट का एप्लीकेशन कहां पे है? सो वेयर इट इज एप्लीकेबल? तो आरटीआई का जो ज्यूरिसडिक्शन एप्लीकेशन का वो क्या है? दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया को ये एक्ट कवर करता है, यानी ऑल स्टेट्स, ऑल यूनियन टेरिटरीज, उन सभी में ये एक्ट एप्लीकेबल है। All public sector banks and other institutions which are owned and controlled by government, they are public authorities for the purpose of this act। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और दूसरी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको या तो गवर्नमेंट ओन करती है या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो उनको पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा इस एक्ट के अंदर। और पब्लिक अथॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर नोट किया था। तो दिस मीन्स पब्लिक सेक्टर बैंकों के ऊपर ये एक्ट उसी तरह से एप्लीकेबल है जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। तो उसी कारण बैंकों को कंप्लाई करने होंगे प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सो दैट मीन हमसे कोई भी इंडिया का सिटीजन कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। नो, जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, तो इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है उसको भी ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन इंफॉर्मेशन? बिकॉज सिटीजन हमसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या है, हम उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इट कैन बी इन एनी मटीरियल, सो इट कैन बी एनी मटीरियल इन एनी फॉर्म। ये कोई भी मटीरियल हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये ऑर्डर्स हो सकते हैं लाइक मीमोस, ईमेल्स हो सकते हैं, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, samples, models, data material held in any electronic form, or information relating to any private body which can be accessed by public authority under any law for the time being in force। यानी इस इंफॉर्मेशन में बहुत कुछ है जो सिटीजन्स मांग सकते हैं। तो आई होप यहां तक हर चीज को हमने अंडरस्टैंड कर लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। तो क्विकली कंफर्म कर दीजिए बाय टाइपिंग NQ, नो क्वेश्चन टाइप कर दीजिए सो दैट आई कम टू नो। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। हर चीज को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हर चीज को हम अच्छे से नोट भी कर पा रहे हैं। कर देंगे कंफर्म बाय पोस्टिंग NQ टाइप कर दीजिए फटाफट चैट बॉक्स के अंदर।
और अब हम आगे मूव करेंगे। पब्लिक अथॉरिटी किसको कहेंगे? सो व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई? आरटीआई एक्ट में पब्लिक अथॉरिटी हम किसे कहेंगे? फ्रेंड्स, मैं नोट कर रहा हूं हमारे बहुत थोड़े स्टूडेंट्स ने NQ कंफर्मेशन मुझे प्रोवाइड किया है। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, तो फॉर द टाइम बिंग मैं रुक जाता हूं, आपकी कंफर्मेशन को पहले करवा लेते हैं तो फिर आगे चलते हैं। तो जिन्होंने अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं दिया कि उनको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, तो वो क्विकली कंफर्मेशन दे देंगे, फिर हम इसके आगे चलते हैं। मैं वेट कर रहा हूं आपके। So I'm waiting for that confirmation from all of you जितने स्टूडेंट क्लास में हैं। Yes, do it quickly. अभी भी मैं वेट कर रहा हूं। तो अगर आपको इस प्रकार की कंफर्मेशन देने में कोई कठिनाई है तो मुझे बता सकते हैं आप वो। लेकिन अगर आपसे ये कंफर्मेशन मांगा गया है तो फिर बार बार कहलवाना क्यों चाहते हैं आप लोग? चलिए, पब्लिक अथॉरिटी हम किसको कहेंगे, उसको कैसे डिफाइन किया है? एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सो कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सेल्फ गवर्नमेंट की, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे हुआ हो। इसका इस्टेब्लिशमेंट बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको इस्टेब्लिश किया गया हो या उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसको इस्टेब्लिश किया गया हो। बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। सो किसी और लॉ के द्वारा, वन कुड बी कॉन्स्टिट्यूशन, अनदर बाय एनी अदर लॉ जिसको पार्लियामेंट ने बनाया हो। बाय और एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। सो स्टेट की जो असेंबली है उसने अगर बनाया हो तो ये सेंट्रल का असेंबली हो गया पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर हो गया हमारा जो स्टेट के विधानसभा है। बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, वेदर दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने नोटिफिकेशन के द्वारा या ऑर्डर के द्वारा उसे इस्टेब्लिश किया हो। तो इनको हम कहेंगे पब्लिक अथॉरिटी। यानी पब्लिक अथॉरिटी में एक बात बड़ी क्लियर है, तो यहां पे किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है उसके प्रति। तो अब हम बात करेंगे रिकॉर्ड क्या है अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। सो रिकॉर्ड मीन्स एनी डॉक्यूमेंट, एनी मैन्युस्क्रिप्ट और एनी फाइल। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट हो,
और कोई भी फाइल हो उसको हम रिकॉर्ड कहेंगे। माइक्रोफिल्म हो, माइक्रोफिश हो या फैसिमल कॉपी डॉक्यूमेंट्स का हो। सो फैसिमल कॉपी होता है फोटो कॉपी। So any microfilm, any microfiche, any facsimile copy of the documents, उसको भी रिकॉर्ड कहेंगे। Any reproduction of image or images embodied in such microfilm, whether enlarged or not. So उस माइक्रोफिल्म के अंदर किसी इमेज को या इमेजेस को रिप्रोड्यूस किया हो तो उसको भी डॉक्यूमेंट मानेंगे, सॉरी उसको भी रिकॉर्ड मानेंगे। Any other material produced by computer or any other device. So कंप्यूटर अगर किसी मटेरियल को प्रोड्यूस करता है या कोई दूसरा डिवाइस मटेरियल को प्रोड्यूस करता है तो उसको भी हम रिकॉर्ड का पार्ट मानेंगे। अब हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन? So right to information includes right to access information. So जब हम right to information की बात करते हैं तो हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, वो राइट है। तो राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय और अंडर कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी। तो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के पास वो इंफॉर्मेशन अगर है उसको एक्सेस करने के राइट को हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। और इस पब्लिक अथॉरिटी के पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, अगर कहीं काम चल रहा है तो उसको इंस्पेक्ट करना। सो डॉक्यूमेंट लेना या रिकॉर्ड्स को देखना, ये सारे राइट्स इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। सो कोई पब्लिक वर्क्स चल रहे हैं उसको इंस्पेक्ट करना, कोई डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वो डॉक्यूमेंट की कॉपी लेना, कोई रिकॉर्ड्स हैं तो रिकॉर्ड्स को देखना, नोट्स बनाना तो इनको देख करके नोट्स बनाना, या उनके एक्सट्रैक्ट्स को लेना या उनकी सर्टिफाइड कॉपीज को लेना, तो वो भी हमारा राइट है एज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर दिस एक्ट। टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ द मटेरियल, अगर कोई पब्लिक वर्क्स चल रहा है तो वहां पे सैंपल्स लेना, सर्टिफाइड सैंपल्स लेना मटेरियल के, सो दैट ऑल्सो इज अवर राइट। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, सो डिस्क की फॉर्म में अभी तो आजकल डिस्क जो है मोर और लेस खत्म हो गए हैं। सो फ्लॉपीज वो भी खत्म हो गई हैं, टेप्स वो भी खत्म हो गए हैं, वीडियो कैसेट्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू प्रिंट आउट वेयर सच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर और इन एनी अदर डिवाइस। तो अगर वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में है या किसी और डिवाइस में है तो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क की फॉर्म में, फ्लॉपी की फॉर्म में, आजकल यूएसबी आ गया है, जैसे सीडी है, टेप्स है, तो उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना। तो ये भी हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में
शामिल है। आई होप अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करेंगे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कौन है। हु आर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स? एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज टू डेजिग्नेट, हर एक पब्लिक अथॉरिटी को डेजिग्नेट करना होगा क्या? सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जितने भी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेस, ताकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं उन पर्सन्स को जो ये इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑल पब्लिक authorities, they will appoint, they will designate some of their officers as a public information officer. उनके जितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं या ऑफिसेज हैं उनमें। तो इसी तरह से प्रोविजन होगा असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का। So every public authority is required to designate an officer at each sub-divisional level or other sub-divisional levels to receive applications for information or appeals under this act, जो फॉरवर्ड कर दी जाएंगी सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। तो एक तो अपॉइंट होने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो सेंट्रली काम करेंगे, और एक होंगे असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो नीचे काम करेंगे ब्लॉक लेवल के ऊपर, सब डिविजनल लेवल के ऊपर। तो वो भी आरटीए के एप्लीकेशंस को रिसीव करेंगे, अपील्स को रिसीव करेंगे और इनको फॉरवर्ड कर देंगे सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। सो जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे, डू इट क्विकली। सो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दें क्विकली सो दैट हम आगे मूव कर पाए। और मीनवाइल आपको ये जानकारी मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि प्रेपरेशन में कोई कमी मत रखिए। यूट्यूब की जो हमारी ये फ्री क्लास है ये आपको बहुत बेनिफिट देती है आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में, लेकिन पास होने के लिए यह काफ़ी नहीं है। तो पास होने के लिए आप बुक्स को यूज़ करिए या वीडियो लेसन्स को यूज़ करिए। तो आपको फुल प्रेपरेशन करना चाहिए, ये नहीं कि कुछ यहाँ से कर लिया कुछ वहाँ से कर लिया, बिकॉज नो वन नोस कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने हैं। तो कर दीजिए लाइक डिसलाइक जिन स्टूडेंट्स का रहता है, डू इट क्विकली। तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। सो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई 2005? आरटीआई 2005 का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये वेरियस ऑप्शंस हैं आपके साथ, तो देखिए इनमें कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको लगता है दैट इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए which answer appears to be appropriate for question number 1? So what appears to be appropriate?
सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 आफ्टर आरटीआई केम इनटू फोर्स। सो आरटीआई 2005 आने के बाद FIA 2002 इसका क्या हुआ? सो आरटीआई को रिपील कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को अमेंड कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को रिपील कर दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दैट इज एप्रोप्रिएट? क्वेश्चन नंबर 2। सो सभी स्टूडेंट कोशिश करेंगे, माइंड एप्लीकेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी, ज्यादा देर तक याद रख पाएंगे। यस, आंसर डी इज द राइट आंसर। जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 है उसको रिपील किया गया। टू विच एंटिटीज डज आरटीआई अप्लाई? आरटीआई किन एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल बनता है? ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओनली इंस्टीट्यूशंस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस। सो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? सो सभी स्टूडेंट्स कोशिश करें आंसर देने की। So all students so question number 3, यस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बनेगा सी, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जिनको गवर्नमेंट ओन करती है या कंट्रोल करती है। व्हाट डज द टर्म इंफॉर्मेशन इंक्लूड अकॉर्डिंग टू आरटीआई एक्ट? आरटीआई एक्ट के मुताबिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है? ओनली फिजिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ओनली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ऑल मटेरियल इन एनी फॉर्म या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ी आसानी से आई थिंक एवरीवन कैन आंसर। Question number 4, what will be the answer? So answer C is the right answer for question number 4, no doubt about it. Which of the following is a benefit of RTI Act? RTI Act का benefit इनमें से कौन कौन सा है? So decreased transparency and accountability, increased corruption, practical regime for citizen to access information under control of public authorities या none of these? तो बेनिफिट क्या है? आरटीआई का बेनिफिट क्या है? ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है, अकाउंटेबिलिटी कम हो गई है, करप्शन बढ़ गई है, या एक प्रैक्टिकल रेजिम अवेलेबल हो गया है सिटीजन को इंफॉर्मेशन लेने के लिए अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। क्वेश्चन नंबर 5, यस आंसर इज सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, हु इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट? तो किसको कंप्लाई विद करने हैं आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस? ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड इंस्टीट्यूशंस, ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। तो कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर? विच अपीयर्स टू बी मोर एप्रोप्रिएट? यस आंसर डी अपीयर्स टू बी मोर एप्रोप्रिएट।
all public sector banks and public institutions owned and controlled by government. चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज की क्लास के साथ एसोसिएटेड आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप उनको कमेंट बॉक्स इस वीडियो का है उसमें टाइप कर सकते हो, हम आपको सूटेबली आंसर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो हमारी किसी भी प्रोडक्ट की तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हो। ये फ़ोन नंबर अब एग्जिस्ट नहीं करता, इसके ऊपर अब कॉल ना करना, बिकॉज हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स है, उस मैसेज बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं एंड वी विल सूटेबली आंसर। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन्स के अंदर भी। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।